आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोठारी कमीशन के बारे में। पूरी डिटेल्स में होगी ये वीडियो कोठारी कमीशन के ऊपर। और कोठारी कमीशन भी हम पढ़ेंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा, कोठारी कमीशन क्या है और इसका क्या पोजीशन है, मतलब इसमें लैंग्वेज की क्या पोजीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि भाई 14 जुलाई 1964 में ये फॉर्म हुआ था कोठारी कमीशन। ठीक है, और इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे? दौलत सिंह कोठारी जी थे, जो कि चेयरमैन थे उस समय यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, और कमीशन जो था वो फॉर्मुलेट किया गया था, फॉर्मुलेट मतलब बनाया गया था, जनरल प्रिंसिपल और गाइडलाइन थी किसके लिए? एजुकेशन के लिए, प्राइमरी लेवल से और हाईएस्ट, प्राइमरी लेवल टू हाईएस्ट, एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्मल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कहने का मतलब है कि इसमें क्या था, बेसिकली इस कमीशन के अंदर क्या क्यों गठन किया गया था, क्योंकि इसमें एजुकेशन जो दी जा रही थी, एजुकेशन की जो डेवलपमेंट थी 1964 में। हमारा देश सिर्फ 20 ही साल हुए थे, या अप्रॉक्स लगा लो तो 20 या 25 साल ही हुए थे हमारे देश को नया नया आज़ाद हुए हुए। और उस समय जो एजुकेशन की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए इस रिकमेंडेशन को लाया गया था। कहने का मतलब है कि एजुकेशन की डेवलपमेंट हो प्राइमरी लेवल से टू हाईएस्ट लेवल, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छी एजुकेशन सबको मिले। और ये 1964 की बात है। स्टैंडर्डाइज नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, मतलब कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, उसको मानकीकृत किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, और अच्छे से उस पर बातचीत की जाए। और इसमें कहते हैं कि भाई ये जो कमीशन था उसमें 12 टास्क फोर्स लगाई गई थी। 12 टास्क फोर्स मतलब 12 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे, 7 वर्किंग ग्रुप्स थे, और स्पेंड अबाउट 100 days in visiting universities, colleges, schools, held discussion with teachers, administrator and स्टूडेंट एजुकेशनिस्ट। कहने का मतलब है इस लाइन का, कि कहने का मतलब है कि भाई इसमें 12 टास्क फोर्स लगाई गई थी। और टास्क फोर्स मतलब जो टास्क कर रही थी ये सब चीज़ों के बारे में, 12 प्रकार की। तो 7 वर्किंग ग्रुप थे, मतलब कि 7 प्रकार के अलग अलग वर्क कर रहे थे, ग्रुप्स थे, जिसमें क्या किया गया था, जो ये कमेटी बनाई गई थी, जहाँ कमीशन बनाया गया था, जिसमें ये बातचीत करनी थी कि भाई एजुकेशन सेक्टर में हम रिन्यू करने जा रहे हैं या पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए। कहते हैं कि 100 days इन्होंने स्पेंड करे होंगे। 100 days मतलब कि अपने जीवन के 100 दिन इन्होंने क्या किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए, और वहाँ जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे नई नई उस समय जो प्रचलित यूनिवर्सिटीज़ थी, या कह लो कि रीजनल लेवल पे नहीं तो ऐसे अर्बन लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ थी, जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो मैनेज कर रहे थे किसी भी स्कूल को, टीचर्स थे, या जो बच्चे थे जो ज़्यादा टैलेंटेड थे, या एजुकेनिस्ट थे जो एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उन सब से क्या किया गया, उनसे उनके सुझाव लिए गए इसमें क्या क्या और रेनोवेट होना चाहिए। कमीशन जो था वो 2 अक्टूबर 1964 में ये सबमिट इट्स 1600 पेजेस की रिपोर्ट। तो देखो कितने पेजेस की ये रिपोर्ट थी, 1600 पेजेस। ये बेहतरीन होगा अगर आप पेपर में लिखोगे, 1600 पेजेस का ये रिपोर्ट तैयार हुई थी, और 29 जून को 1966 में ये सबमिट करवाई गई थी। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये सबमिट की गई थी, सजेस्टिंग अ सिस्टम दैट वुड प्रमोट द नेशनल प्रोस्पेरिटी एंड इंटीग्रेशन। और नेशनल प्रोस्पेरिटी बढ़े, इंटीग्रेशन बढ़े आपस में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, और नेशनल डेवलपमेंट साथ ही साथ हो, तो इसकी ये उद्देश्य थी। इसके मेन एम क्या थे इस कमीशन के, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन एम क्या है। सबसे पहले तो ये बैलेंस और इंटीग्रेटेड पोटेंशियल सिस्टम बनाना था नेशनल एजुकेशन का। तो सबसे पहले अगर उसमें थोड़ा सा आप डिटेल दोगे तो आपकी जो आंसर है वो अच्छी आएगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा एम लिखोगे, सबसे पहले तो इसकी जानकारी दोगे कि ये ऐसे ऐसे आया और इस तरह से इसके इतने पेजेस थे और इस ऐसे हुआ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आप बताओगे कि इसका क्या एम्बिशन था, इस कमीशन का क्या एम्बिशन था। तो बैलेंस रूप में आपस में जुड़े हुए थे, और
पोटेंशियल सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन बनाया गया था, इवॉल्व किया गया था। कहते हैं इसमें जो एजुकेशन टू मेक एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। कहने का मतलब है कि इस एजुकेशन जो भी कमीशन था इसमें चाहते थे वो जो भी दौलत राम सिंह कोठारी जी थे, वो चाहते थे कि जो सोशल ऑर्डर आ रहा है इस वजह से इसमें फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो और जस्टिस हो। क्योंकि जो छोटे तबके थे उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, गरीब लोग पढ़ ही नहीं पाते थे, अमीर ही अमीर पढ़ रहे थे उस समय। जस्टिस उनको मिले, इक्वालिटी मतलब विमेन भी इक्वली पार्टिसिपेटिव हो, फ्रीडम सबको मिले, हर व्यक्ति का अधिकार है एजुकेशन लेना और सबको इक्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हम चाहते थे एजुकेशन सिस्टम में। और इसके अलावा हम चाहते थे कि अगर हमारा देश एजुकेशन लेगा तो इससे हमारा नेशन की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, हमारा देश धन्य धान्य होगा और वेलफेयर होगा उसका। भाई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, ये कहना है कि भाई जो एजुकेशन है उससे हमारा प्रोडक्शन होगा, एक अच्छी सोच निकल के आएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये एक बेसिक नीड थी। कहते हैं कि इस एजुकेशन की फील्ड में जितनी भी रिकमेंड की गई चीज़ें वो सारी होल के रूप में बात की गई, ना कि फ्रेगमेंटेड। मतलब कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं हो सकती, सबका इंक्लूजन एक मेन स्ट्रीम में हो, वही वाली बात आ गई, इंक्लूसिवनेस हो, हर व्यक्ति का अधिकार है एजुकेशन लेना। तो कहने का मतलब ड्रॉ अपॉन एक्सपीरियंस एंड थॉट्स ऑफ एजुकेनिस्ट and scientists from other part of the world suggest that the way implemented that experience according to the Indian conditions। कहने का मतलब है कि जो ये बात कर रहा है कि जो एक्सपीरियंस लिए गए लोगों के लोगों के से पूछा गया कि हमें कौन सी रेनोवेशन चाहिए, किस प्रकार की एजुकेशन हमें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी की सारी इसमें रिकमेंड की गई। कहने का मतलब है कि जो एक्सपीरियंस है लोगों के वो बताए गए, उनके थॉट्स एजुकेशन जो 40 सालों से पढ़ रहे थे एक ही चीज़ को, एजुकेशन सेक्टर में थे, उनसे उनके थॉट्स लिए गए। साइंटिफिक टेम्पर भी इसमें जोड़ा गया ताकि सभी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेटिव हों, अच्छे से इसको करें। अभी तक हम लैंग्वेज की कोई भी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और द रिपोर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन। जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड की गई थी। पहले सेक्शन में जनरल प्रॉब्लम बताई गई कि भाई जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीचर्स क्वालिफाइड नहीं हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, विमेन क्यों नहीं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स, उनको प्रॉब्लम्स क्या है। तो जनरल प्रॉब्लम्स जो डील की गई थी वो सेक्शन 1 से की गई। सेक्शन 2 में बात आया गया कि भाई एजुकेशन इज़ एट डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट सेक्टर, कि एजुकेशन हर एक सेक्टर में हो और डिफरेंट स्टेजेस में मिली जानी चाहिए। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको एजुकेशन नहीं मिली तो बड़े होके वो कैसे अपने निर्णय ले पाएगा। कम से कम वो 10 तक तो पढ़ा हो, कम से कम वो 8 तक तो पढ़ा हो। तो क्या किया गया है कि इसमें बताया गया है कि सेकंड सेक्शन में बताया गया है कि एजुकेशन जो है वो हर एक सेक्टर में हो, हर एक प्रकार के सेक्टर में हो, चाहे वो गरीब, अमीर और मिडिल, लो मिडिल, जो भी क्लास है वो। और साथ ही साथ उसकी स्टेजेस के बारे में बताया गया कि भाई बच्चे की जो स्टेजेस हैं 3 सेक्शन में बताया गया कि कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हमने रिकमेंडेशन दी है, प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए, आप करिकुलम में क्या पढ़ाना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, टीचर को कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें बताई गई थी सेक्शन 2 में। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशंस, वेरियर रिकमेंडेशंस एंड द प्रोग्राम सजेस्टेड बाय द कमीशन। कहने का मतलब है कि जो भी हमने बातचीत की कि भाई ये वाले सेक्टर में ऐसा होना चाहिए, बच्चे को लैंग्वेज ऐसे सिखानी चाहिए, इस तरीके से हो सकती है, ये वाले मेथड्स हो सकते हैं, ये वाला करिकुलम हो सकता है, ये वाले टीचर्स हो सकते हैं क्लास में, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें रिकमेंड की गई। एजुकेशन वो होती है और इसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सेक्शन 3 में बताया गया। और 4th में बताया गया कि बाई कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स, कि अदर्स जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सप्लीमेंट्री में बताया गया। तो सीधी सीधी आपको समझ में आया होगा कि जो फर्स्ट फैक्टर है जिसमें प्रॉब्लम की बात की गई, दूसरे में बताया गया कि भाई इस लेवल पे एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी,
थर्ड में आपको बताएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमीशन, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। अब अभी हमने बात की कि करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, यूनिक फीचर्स। तो 5 अर्लियर कमीशन डिड नॉट डील विद द एजुकेशन एज अ होल। तो अभी हमने बात की कि हमें फ्रेगमेंटेड एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तबके को मिल गई, दूसरे तबके को मिली ही नहीं, हमने स्कीमें लॉन्च कर दी, वो अप्लाई हुई ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो 5 कमीशन थी, 5 कमीशंस, एक मुदालिर कमीशन था, इससे पहले जो मुदालिर कमीशन था उसमें भी एजुकेशन की बात की गई थी, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। तो कहने का मतलब है जो इससे पहले 5 कमीशंस थे, इससे पहले 5 कमीशन आ चुके थे 64 से पहले, तो आप कह रहे हो कि ये डील ही नहीं कर पा रहे थे एजुकेशन के साथ ये काम ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको रिकमेंड किया गया, एज अ होल की बात की गई, और फोकस अटेंशन ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, और इसमें फोकस किया गया कि हर प्रकार की एजुकेशन के बारे में डिस्कशन हो, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्पेसिफिक सेक्टर में बात की गई, हर एक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की बात की गई, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया, मतलब कि एक एक पार्ट को देखा गया, एनालिसिस किया गया। तो इस कमीशन की यही खासियत है कि भाई इसको एज अ होल देखा गया, सभी पार्ट को एक तरीके से देखा गया, और मतलब ऐसा नहीं है कि गरीबों को छोड़ दिया इसमें, नहीं, सबको जस्टिस मिला, सोशल जस्टिस की बात करता है। इससे पहले कोई भी एजुकेशन नहीं था, नेवर बिफोर एजुकेशन वॉज गिवन द नाइक ऑफ नेशनल ऑनर, नेवर बिफोर वॉज द कंसीव द पाइवट नेशनल ऑनर। ये क्या है, एनीवेज। इसके अलावा हम और देखें तो ये सब चीज़ें बताई गई, और 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ताकि मतलब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन वो ना हो जो कि रोट मेमोराइजेशन की बात करती हो, कि जो हमने बुक में पढ़ा वही हम क्या कर रहे हैं, उसी को अप्लाई कर दे रहे हैं। नो, कहने का मतलब है कि जैसे टीचर ने पढ़ाया हम वैसे ही रट लेते थे, और ना ही हमारा कोई टेम्पर है, ना कोई हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कहने का मतलब है रियल लाइफ से हमें कनेक्ट करना था, इसका ये मेन बातचीत कह सकते हैं कि होती है। क्वालिटी हमें चाहिए, ना कि क्वांटिटी। इसमें क्या कर रहे थे, पहले क्वांटिटी ही कर रहे थे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो जो भी अगर मैन पावर चाहिए, टीचर क्वालिफाइड चाहिए, तो उनको भी इन सर्विस ये वाली ट्रेनिंग। अब इसमें 17 मेंबर्स थे, ठीक है, 17 मेंबर्स कैसे। एक तो दौलत राम कोठारी, ठीक है, इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। अब इसमें बहुत सारे लोग थे, नायक हो गया, एल्विन हो गया, गोपाल स्वामी झा, कृपल माथुर पाल, सैयादी, ये सब नहीं करना है, ठीक है, इनके नाम याद नहीं रखने। अब इतना जितना आपने लिख दिया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स, कुछ भी आप ऐसा लिख दोगे, ठीक है, इससे आपके 3 पेजेस तो बढ़ जाएंगे। कमीशन के बारे में बता दिया, और इसके थोड़े इसके फीचर्स बता दिए। अब मेन पार्ट आता है आपका, मेन पार्ट मतलब अगर इसमें आ गया कि भाई आप लिखो कोठारी कमीशन के 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करो, तो इसको मेनली आपको यही लिखना है। बट अगर आपको वैसे पूरा आ गया कि कोठारी कमीशन की इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन की बात करी, इम्पॉर्टेंट, तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड ही होंगी। तो इसमें बेसिकली 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन एक्सप्रेस द व्यू दैट इन्फोर्स 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है, इसमें 3 लैंग्वेज की बात की गई है बेसिकली, जिससे हमारी 3 लैंग्वेज कौन सी होती हैं, अब वो देख लेते हैं। इसमें और कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है यूनियन की, और ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्लेस क्या है, मतलब कि जैसे हम मदर टंग कोई भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हमारी मदर टंग है, तो मदर टंग के बाद जो पहली लैंग्वेज जो हम सीखेंगे वो हमारी हिंदी होगी। हिंदी इज़ हमारी, या तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकती है और सेकंड भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं। फिर सेकंड हमारी जो लैंग्वेज होगी, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। जो नॉलेज है इंग्लिश का वो अच्छा हो सकता है
ठीक है। द मोस्ट सूटेबल स्टेज ऑफ लर्निंग 3 लैंग्वेज एंड अ लोअर लेवल लोअर सेकेंडरी स्टेजेस। अब इसमें बताया गया कि लोअर सेकेंडरी स्टेजेस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोअर सेकेंडरी स्टेज कौन सी होती है, जो कि 6 to 8 क्लास की होती है, लोअर सेकेंडरी होती है। फिर 9 to 12 जो होती है वो हायर सेकेंडरी होती है। ठीक है। लोअर सेकेंडरी में कम से कम तीन भाषाएं बच्चों को आनी चाहिए। एक तो वो हिंदी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और उसकी मदर टंग, ये तीनों भाषाएं उसकी रटी हुई होनी चाहिए, उसके टिप्स पे होनी चाहिए। द टीचिंग ऑफ हिंदी और इंग्लिश should be started from the period when utmost inspiration needed is experience for it। मतलब कहने का मतलब है, इसका बता रहा है कि भाई द टीचिंग ऑफ 4 लैंग्वेज शुड मेड कंपलसरी एट एनी स्टेज। मतलब कि 4 लैंग्वेज बच्चे को ऑन द स्टेज पढ़ाना शुरू कर दिया, वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर है, वो सीखना चाहता है तो सीखे 3rd लैंग्वेज, नहीं तो वो ऐसे भी चल सकता है काम उसका। द टीचिंग ऑफ 4 लैंग्वेज शुड नॉट बी मेड कंपलसरी एट एनी स्टेज। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कमीशन जो है वो 3 लैंग्वेज की बात ज़्यादा कर रहा है। तो बेसिकली अभी तक हमने कुछ भी खास नहीं पढ़ा, इसमें यही बताया जा रहा है बार बार कि 3 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज बेसिकली हम समझ लेते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये डब्बे 1, 2 and 3। ठीक है, सबसे पहले आ गई हमारी मदर टंग। कौन सी टंग? मदर टंग, माँ बोली या मातृभाषा। दूसरी आ गई हमारी हिंदी। ठीक है, और अगर हम मान लो कि हिंदी नहीं बोलते हैं तो हम इंग्लिश सीखेंगे। ये कितनी लैंग्वेज हो गई? 1, 2 और 3 लैंग्वेज। तो कहने का मतलब है कि पहले मदर टंग तो उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की, हिंदी में उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर 3rd लैंग्वेज तो इंग्लिश इसके साथ। ये मतलब कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है ना, ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों साथ में चलती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये 3 लैंग्वेज जो हमने देखी, जो कि मदर टंग थी, मदर टंग हिंदी भी हो सकती है। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और फिर 2nd लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होगी, फिर 3rd होगी संस्कृत या फिर कोई भी मॉडर्न इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है 3rd। बट कभी भी उसने कहा कि 4 लैंग्वेज के लिए आपको फोर्स नहीं करना है बच्चे को, जैसा वो पढ़ रहा है वो पढ़ने दो। तो मदर टंग जो है, मदर टंग, तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग को हम रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि हम किसी रीजन में रह रहे हैं तो मदर टंग हो गई। मदर टंग जो है वो हमारी माँ बोली होती है, वो हिंदी भाषा भी हो सकती है। दूसरा आता है नेशनल लैंग्वेज और यूनियन एसोसिएशन एसोसिएट नेशनल लैंग्वेज सो लॉन्ग एज एग्जिस्ट। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है कोई भी, यूनियन की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? हिंदी। और एक है हमारी एसोसिएट नेशनल लैंग्वेज, जो हमारी एसोसिएट ANL, जो हमारी एसोसिएट नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, मतलब वही पढ़ना होगा। Our modern Indian European language, who should not select the curriculum of the students which should not be medium of education। ये सब फालतू है, ये आपने नहीं देखना है। Commission develop upon the desirable objective method medium journal vocational religion teacher education and remuneration school the college building and other related issues। ये सब इसमें कमीशन में बताया गया है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, कौन सी वोकेशनल उनको बतानी है, रिलीजियस एजुकेशन देनी है कि नहीं देनी है, टीचर एजुकेशन कैसे होगी, टीचर के बारे में बताया गया है, कॉलेज बिल्डिंग कैसे होगी, क्या उससे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ये सारी समरी इस रिकमेंडेशन में बताई गई है, और इसकी जो समरी है ना 140 पेजेस की देखने को मिलती है। अब देखो जो रिपोर्ट, अगर हम कहें कि रिपोर्ट कितनी थी, 1600 पेजेस के आसपास, पर जो ये डॉक्यूमेंट बना कि जिसमें ये रिकमेंडेशन पास हो गई या कुछ चीज़ें इसमें घट गई या इतनी सारी रिकमेंडेशन थी, अब 1600 पेजेस तो नहीं कर सकते, इसको कंपाइल करते हुए 140 पेज का ये डॉक्यूमेंट बना।
जिसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि एक टीचर को कैसे मेथड यूज़ करने चाहिए। वही सेम चीज़ें मैं बार बार बोलूँगी कि ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, मीडियम, मीडियम ऑफ जर्नल, वोकेशनल, रिलीजियस, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन सा करिकुलम होगा, कितने ईयर में कैसे होगा, सब चीज़ें टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी सब कुछ इसमें बताया गया था। कहने का मतलब है कि है अभी भी बताया गया है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। हम इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं टीचिंग करते समय, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको उठा लो, 140 पेजेस की डॉक्यूमेंट को उठा लो, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा कोठारी कमीशन में तो हम मेथड्स भी लिखे हुए हैं, हम ऐसा करिकुलम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बच्चे को क्यों चीज़ें नहीं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, समझ रहे हो कि। तो कहने का मतलब है कि जो कमीशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, जिसमें पॉलिटिकल रेपरकेशंस हुई, ठीक है। और इसमें कमीशन एक्सप्रेस ने किया कि एजुकेशन कैसी हो और हमारी जो इससे एजुकेशन से हमारे लाइफ में क्या असर हो, तो ये सभी चीज़ें अचीव्ड हों, इसलिए इस रिकमेंडेड को बनाया गया। फॉर द अचीवमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव द कमीशन रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे कि हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो। इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन किसकी इंक्रीज़ हो। अब देखो इसमें द कमीशन सजेस्टेड दैट एजुकेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी। जो भी एजुकेशन बच्चे को दी जा रही है वो उसका प्रोडक्ट निकल के आए। कहने का मतलब है कि जो साइंस बच्चा पढ़ रहा है तो उसे आए, स्किल हो उसके पास कि भाई वो जब पढ़ के निकलेगा वो उससे नेशनल इनकम जनरेट कर पाए, प्रोडक्टिविटी दे पाए। इन ऑर्डर टू लिंक द एजुकेशन प्रोडक्टिविटी, इंडियन एजुकेशन कमीशन मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। अब प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेगा वो देखिए। साइंस इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। साइंस से कल्चर सो, तो इट शुड मेड द इंटीग्रल पार्ट। साइंस को पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी लैंग्वेज की बात की जा रही है, यहाँ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो ध्यान रहे कि ज़्यादा फोकस हमें लैंग्वेज पे करना है। तो इनकलकेट द वैल्यू, ठीक है, मैनुअल वर्क एक्सपीरियंस लेना है, और इसके साथ आपको टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए, इंडस्ट्री में काम करना आना चाहिए, और भी बहुत सारी वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात की गई है कि करिकुलम में वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सोशल नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगी बच्चे की। सोशल नेशनल इंटीग्रेशन एक देश की इंटीग्रेशन की बात कर रहा है भाई। इस कमीशन में सोशल नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, एजुकेशन के माध्यम से भाई। तो एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो सस्ती बात हो गई, मतलब सस्ती नहीं, कहने का मतलब है कि एक तरीके की पुरानी बात हमें पता ही है कि एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, नेशन की डेवलपमेंट हो सकती है। बच्चा पढ़ेगा और देश में समाज में अच्छा काम करेगा। पब्लिक एजुकेशन, सब एजुकेशन ही चल रहा है यहाँ पे अभी भी। और एजुकेट करेंगे अनएजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल और मास सोशल नेशनल सर्विस के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। अभी भी यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है, तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज फर्म एडहसिव एडहेसिव फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे बेसिक आपको लर्न करना होगा कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है। टीचिंग मदर टंग, इसमें प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टीचिंग मदर टंग को पढ़ाओ, हिंदी को पढ़ाओ, और कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाओ। तो ये आप लिख सकते हो कि नेशनल सोशल नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो रही है कि क्लास में अगर बच्चे की मदर टंग का यूज़ किया जा रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं इस क्लास का हूँ, तो मतलब मदर टंग इज़ द बेस्ट वे। और इसमें लैंग्वेज को काफ़ी महत्व दिया गया है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। अब एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन कैसे। अब इसमें अगर एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन अगर हम बात करें तो लैंग्वेज से कैसे है। मेन फंक्शन टू गिव एडवांसमेंट इन द नॉलेज, एडवांसमेंट इन नॉलेज होना चाहिए, है ना। अपने आप को रिनोवेट करते रहना चाहिए, टाइमली चीज़ें सीखती रहनी चाहिए, ये भी इसमें कुछ भी नहीं है। सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, सोशल और मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कैसे आएंगी। कल्टिवेशन ऑफ सोशल, एजुकेशन फोकस करता है कल्टिवेशन ऑफ सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में। और ये पर्पस है कमीशन का कि क्या पर्पस है, देख लेते हैं इसका पर्पस। वही होगा सस्ता पर्पस कि भाई
सेंट्रल और स्टेट में जो है एजुकेशन मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर भी हों और डायरेक्ट कंट्रोल करे, ताकि यूनिवर्सिटी रिलीजियस और मोरल एजुकेशन, कहने का मतलब है सीधा सीधा यहाँ है इस एजुकेशन को सोशल, स्पिरिचुअल और मॉरल। आप देखते होंगे कि जो एथिक्स जो है वो यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, जो ऐसे वैल्यू एजुकेशन हो गई, या मतलब कि जो कि बच्चे को प्रेयर सिखाई जाती है करिकुलम में, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि उसके कल्चर से रिलेटेड हो, तो वो एजुकेशन में रिकमेंडेड है, इसलिए करवाई जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रेयर होती है, क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाई जा रही है। ठीक है, एक तरीका होता है, बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। असेंबली में क्या हो रहा है, वो कैसे चल के आ रहा है, वो सब क्या है, एक मॉरल्स हैं, सोशल है, डिसिप्लिन कितना है, ये सब क्या है। ये भी अगर एजुकेशन हमारी कह रही है कि भाई ये भी हमारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। आप देख रहे हो इसकी मॉडर्न रिकमेंडेशंस नहीं है। ये अचीव क्या करना है हमने, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, नेशनल ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिविटी निकले, सोशल नेशनल इंटीग्रेशन हो, एजुकेशन में मॉडर्नाइज्ड हो, स्पिरिचुअली मॉडर्नाइज मतलब क्या, लॉजिकली सोच पाएँ, रैशनली सोच पाएँ, क्योंकि कोठारी जी जो थे वो खुद साइंटिस्ट थे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो एजुकेशन जो है वो नहीं, और भी लोग चाहते होंगे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो साइंटिफिक ही सोचता है, लॉजिक क्या है, प्रूफ क्या है, तो वो लॉजिक के लिए वो कहते थे कि भाई बच्चा मॉडर्नाइज हो विद अपने नॉलेज के साथ, अपनी नॉलेज में एडवांसमेंट लाए, अपना विजडम जागृत करे, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हों हमारी जो करिकुलम है उसमें, सोशली जैसे हम कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोठारी कमीशन में रिकमेंड की गई थी, तो ये नेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो हैं वो कोठारी कमीशन के द्वारा रचित की गई हैं, और ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये ज़रूर करना है। मतलब आप अभी तक सब फालतू पढ़ रहे थे, लैंग्वेज जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो इम्पॉर्टेंट था कि कौन सी भाषा कहाँ पे पढ़ानी है ये, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना, जैसे कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो आप पहले भी लिख सकते हो कि नेशनल, इस रिकमेंडेशन की वजह से जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो प्रोडक्टिविटी है और ये सब है। पर जब आप लैंग्वेज लिखना शुरू करोगे ना, तो पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लिखोगे। अब इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो कोठारी कमीशन में दी गई हैं, उसमें सबसे पहले आती है इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, सॉरी गाइस, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, कि जो लैंग्वेज पॉलिसी है नेशनल ये क्या है, NPE है ना, थी ना एक NEP 1986 में, ये तो बाद में आई थी। इवोल्यूशन क्या था, मतलब कि उसके बाद आई थी ना 1986 की जो है NEP, उससे बाद आई थी, उससे पहले की बात हो रही है, 64 की बात हो रही है, कि भाई इसमें बताया गया कि जो लैंग्वेज है वो उसको इवोल्यूएट किया जाए, उसको और चमकाया जाए, टू हेल्प द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हेल्प की जाए, ताकि अगर लैंग्वेज इवॉल्व होगी तो क्या होगा, नेशनल की इंटीग्रेशन और बढ़ेगी, हम आपस में और बातचीत कर पाएंगे, और हम एक दूसरे को जान पाएंगे, अपने कल्चर को समझ पाएंगे। तो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन तभी हो सकती है अगर लैंग्वेज क्या हो, इवॉल्व हो। दूसरा इसमें आती है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आपने सुने होंगे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उसे कहते हैं जो कि हमारी 22 भाषाएँ हैं ना जो शेड्यूल में, उनको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहते हैं, कि जो इंडिया से ओरिजिन है, जैसे मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि 22 भाषाएं हैं, और ट्राइबल एरियाज़ की भी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, 8th शेड्यूल में बताई गई हैं, और क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, और जो फैमिलीज़ भी हैं लैंग्वेजेस की, ये सब क्या है, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि जो देश की अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी फीलिंग हो, हम एक हैं, तो हमें क्या करना होगा, एनर्जेटिक एक्शन इज़ नीडेड, प्रोड्यूस बुक्स एंड लिटरेचर। बुक्स और लिटरेचर तभी पब्लिश होंगी कि जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। अब लैंग्वेज लिटरेचर लिखा जा रहा है, बुक्स लिखा जा रहा है, वो सब हिंदी या इंग्लिश में होगा।
अगर कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष की या इंडिया की ओरिजिन लैंग्वेज नहीं है, वो अगर वो नहीं लिख रहा है बुक्स, तो सोचो कितना नुकसान हो रहा है हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है भारत की जो। और क्या करता है कि यूजीसी उसको गाइडेंस और फंड भी देता है। और ये इसमें बताया गया है कि भाई कि पहले तो लैंग्वेज को इवॉल्व करना है, दूसरा इसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को डेवलप करना है। यूजीसी की रिकमेंडेशंस के ऊपर हमें इसमें फ़ंड भी मिलते हैं। जो व्यक्ति इस पे काम, आपने सुना होगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो वो मिलता है जब वो रीजनल लैंग्वेज में जब बात की जाती है। मीडियम ऑफ एजुकेशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, जो मीडियम है स्कूल में और कॉलेज लेवल पे जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, मतलब जो एजुकेशन दी जा रही जिसमें अब हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं देगा। कह रहा है कि इसको मीडियम बनाओ। अपनी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, यहाँ कह लो कि कोई भी भाषा हो गई, उसमें अगर पढ़ाओगे बच्चे को तो क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज क्या होगी, इंक्रीज़ होंगी, उसका डेवलपमेंट होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो कहा ही है, 30 साल पहले की बात है, अबाउट 30 ईयर्स अगो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इन नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री नहीं है एक्सेप्ट इंडिया, इज सीन टू बी डाइवोर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इन एजुकेशन फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ पीपल इन जनरल इंडिया वांटेड टू ब्रिज दिस गैप। कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे थे कि भाई इंडिया, कोई भी ऐसी वर्ल्ड में कंट्री नहीं है ऐसी जिसमें इतनी सारी एक्सेप्ट इंडिया में क्या हो रहा है कि जो लैंग्वेज को डाइवोर्स किया जा रहा है, मतलब लैंग्वेज से पीछा छुड़ाया जा रहा है। अब क्या आ रहे हैं, सीधा इंग्लिश में आ गए लोग। जो गैप है रीजनल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में, वो उसको फिल नहीं कर पा रहे, ये भी बात है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का। देयर कंट्री हैव वन लैंग्वेज हैज़ अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन सो दैट स्टूडेंट एंड टीचर्स कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंट्री टू अदर। कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का वो एक ही रहेगी, तो क्या होगा, बच्चा अपनी लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएगा, हर एक कंट्री में हर एक पार्ट में जा पाएगा। अब सब जगह हिंदी तो नहीं बोली जाती है ना, कुछ एरियाज़ में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश को भी तवज्जो दी गई है। ऑल ग्रेजुएट विल नीड टू हैव सम प्रोफिशिएंसी इन लाइब्रेरी लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि कम से कम उनको एमए और बीए करके, आप ये प्रोग्राम करके कम से कम 2 लैंग्वेज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, एक तो हिंदी और तो एक इंग्लिश। हाँ, मतलब आप एमए किए हुए हो तो आपको 2 लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए। पॉलिसी फॉर उर्दू एंड संस्कृत, अब उर्दू और संस्कृत में क्या पॉलिसी बनाई है। उर्दू शुड बी टॉट बिकॉज इट इज़ स्पोकन बाय सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल्स ऑफ पार्ट ऑफ अ कंट्री। संस्कृत लैंग्वेज ऑक्यूपाइज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस एंड पोजीशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम। अब कह रहे हैं कि जो संस्कृत है और उर्दू है, ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड में है। कि जो उर्दू है वो भी जगह जगह में बोली जाती है, पर उसके लिखित साक्ष्य इतने नहीं हैं। आप देखोगे कि उर्दू में कितनी चीज़ें हैं, है ना। और अगर कहें संस्कृत, तो संस्कृत में भी कम ही इम्पोर्टेंस दी गई है। तो कमीशन डज नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ संस्कृत और एनी अदर क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला इंक्लूड किया गया, संस्कृत को भी उसमें रखा गया। ओनली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज शुड बी इंक्लूड इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज को रखा गया है। द मिक्स्ड करिकुलम संस्कृत एंड मदर टंग शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है। रोल ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, अब रोल ऑफ इंग्लिश क्या है। अब नेशनल एजुकेशन कमीशन में स्ट्रेस किया गया है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है कि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम एक मीडियम है, हम यहाँ पे इसको मान नहीं रहे हैं, बट एक मीडियम है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे पहले से यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश ही बोली जाती थी। और इंग्लिश जो स्टार्ट हो जानी चाहिए वो स्कूल स्टेज से ही हो जानी चाहिए, सो दैट कि बच्चा ईजिली कोई चीज़ को समझ पाए। फॉर द बेस्ट टाइप ऑफ ग्रेजुएट्स कोर्स, रिसर्च वर्क एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 6 यूनिवर्सिटी वर डेवलप वेयर इन इंग्लिश वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि अगर अच्छा ग्रेजुएट होना चाहते हो, अच्छी इंजीनियरिंग या कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो रिसर्च करना चाहते हो किसी चीज़ में, है ना,
बहुत सारे लोग PhDs भी करते हैं। तो आपको एक सब स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन देने आने चाहिए, सो दैट कि आप उनके बारे में पढ़ सको, समझ सको। कमीशन जो है वो 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आई थी, और इसमें बताया गया है कि भाई 6 यूनिवर्सिटीज़ में क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, और एग्रीकल्चर हो गई, और भी बहुत सारी हो गई। और इसमें फॉरेन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाता है, सो दैट कि इंग्लिश एक टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है। और इसमें इंग्लिश को इतना तवज्जो तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है इंडियन सीखने में। लैंग्वेज एजुकेशन है भाई, इंग्लिश एक ट्रेडिशन भी रहा है, और हमें सीखनी भी है, क्योंकि हमें रिसर्च करनी है, हमें लर्न करना है, हमें समझना है। तो कोठारी कमीशन एडवोकेट करता है कि भाई रशियन लैंग्वेज भी दी जानी चाहिए, रशियन बच्चों को पढ़ाया जाए, इंडिया टू टीच रशियन, क्योंकि वो वहाँ जाएंगे, रशियन माइंडसेट को पढ़ पाएंगे, या उनके बारे में रिसर्च कर पाएंगे, एटॉमिक स्पेस साइंसेस के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी कैसे होती है, उनके माइंड को पढ़ पाएंगे अगर रशियन इंडियन लोग सीखेंगे। अगर जर्मन चाइनीज़ सीखेंगे तो भी वो वहाँ जाके कुछ रिसर्च कर पाएंगे। तो ये इसलिए पढ़ाई जाती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। रोल ऑफ फॉरेनर लैंग्वेज का क्या होता है कि भाई इससे हम क्या कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, एटॉमिक साइंस के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 1960 में इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, तो वो कैसे हो रही है। अगर हमें रशियन नहीं आती, हमें जर्मन नहीं आती, हम कैसे उनके कल्चर को पढ़ पाएंगे, उनकी नॉलेज को ले पाएंगे। स्टेटस ऑफ हिंदी, status of Hindi, Commission said that English will continue use as a language of intellectual exchanges in higher education. However, the Commission is also idea that English cannot be a medium of exchange. अब देखो हमारे इंडिया जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो हिंदी ही बोलेगा। बट जो हायर एजुकेशन जो ले रहा है बच्चा, या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन ले रहा है, उसको इंग्लिश में ही बोलना जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम उसमें बाहर के लोग भी हो सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो क्या होता है कि बच्चा इजीली कोई चीज़ को अपने एक्सचेंज आइडियाज़ कर सकता है, किसी से पूछ सकता है, समझ सकता है, बहुत सारे एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते। हिंदी वाला व्यक्ति वो कम ही पूछ पाएगा, वो हेजिटेट करेगा, उसको आएगी नहीं तो वो कैसे पूछ पाएगा। स्टेटस ऑफ रीजनल लैंग्वेज, द कमीशन रिकमेंडेड दैट हिंदी और रीजनल लैंग्वेज एज द मीडिया ऑफ इंटरनल, रीजनल एंड नेशनल कम्युनिकेशन। अब देखो हमारे जो राष्ट्रीय की जो बातचीत अगर हम बात करेंगे तो वो हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया उसको। कोठारी कमीशन वुड लाइक हिंदी टू रिप्लेस इंग्लिश as a language of pan-India communication and sole medium of instruction। अब देखो हम जहाँ से पैदा हुए हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम कैसे अंग्रेजी हम पे थोप दी जाएगी तब भी हम नहीं बोल पाएंगे। तो बट तब बीइंग प्रैग्मेटिक, मतलब कि अगर हम साइंटिफिक सोचें तो ये बोथ जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, अलॉन्ग विद जो इंग्लिश है वो भी इम्पॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन, प्रिपेयर द टर्मिनोलॉजी इन हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर हु वुड टीच हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इन अदर रीजन्स। कह रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को हिंदी, तो वो रीजनल लैंग्वेज यूज़ करेगा, प्रायर नॉलेज उसका यूज़ करेगा, पुरानी जो लैंग्वेज वो बच्चा यूज़ कर रहा है उसकी यूज़ करेगा, फिर उसमें पढ़ाएगा। कमीशन ऑल्सो हेल्ड द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ इन दिस स्क्रिप्ट। तो कमीशन ने बहुत सारी बातें करी हैं भाई इसमें। कमीशन कहता है कि देवनागरी लिपि है, रोमन स्क्रिप्ट है जो कि इंग्लिश की है, मॉडर्न लैंग्वेज जो है, और भी इसमें बहुत सारी बातें की हैं कि भाई इंग्लिश जो है वो एक एसोसिएट लैंग्वेज कहा गया है। एसोसिएट लैंग्वेज मतलब एक हेल्पिंग हैंड। अगर हमें हिंदी नहीं आ रही है समझ में, तो मान लो कि कुछ लोगों को नहीं भी आती हिंदी समझ में, तो एक अथॉरिटी में एक इंग्लिश लैंग्वेज रख दी गई है और बोलचाल में वो हिंदी ही बोलेगा। तो ये एक तरीका बना दिया गया है सो दैट हर इंसान समझ पाए इस चीज़ को। इंडियन कमीशन जो फॉर्म हो ये वही सम अप कर रहा है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हिंदी लैंग्वेज कहाँ यूज़ होगी, कैसे होगी, कौन सी स्क्रिप्ट में होगी। तो ये था हमारा कोठारी कमीशन। गाइस आपको ये कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको समझ में आया।
तो बेसिकली आपको कैसे लिखना है मैं बताती हूँ आपको। ये जो है ना इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मीडियम ऑफ एजुकेशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, language of communication, all graduate will need have some proficiency in library language, policy of Urdu and Sanskrit, role of English and foreign languages, ये status of हिंदी, status of regional languages, ये भी तो स्टेटस क्या दिया गया। अब स्टेटस ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज। तो कमीशन said that English will continue to be used in the language intellectual exchange of in higher। अभी हमने पढ़ा कि जो हिंदी है वो बोलचाल की भाषा है, बोलने में यूज़ की जाएगी। अगर ऐसे हम हायर एजुकेशन की बात करें जिसमें हम लेन देन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और रीजनल लैंग्वेज का क्या महत्व है कि भाई जो रीजनल लैंग्वेज है उसके साथ हिंदी को रिलेट करना है और पढ़ाना है, सीधी सीधी बात 2% की। तो थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंस होगी ये लिखनी है। फिर उसके बाद थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, प्रोडक्टिविटी निकालना और सोशल मॉरल वैल्यूज़ हों। और इसके अलावा 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें मेंबर्स के बारे में बताओगे, कितने मेंबर्स हैं, इसकी इंट्रोडक्शन दोगे, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, वही सेम आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन। कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ठोकिए और कमेंट करके बताइए कि और कौन सी लैंग्वेज में आपको सीखना है। थैंक यू।